हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अचीवमेंट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इससे पहले जो आपने टेबल पूरी की पूरी देख ली है, उसने क्या क्या बनाया, कैसे किस बेस पे उसने अपने क्लासिफिकेशन किया और कैसे अपनी टेबल को उसने बनाया, उसमें क्या ऐसी अच्छी चीज़ थी, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। और उसमें क्या ऐसी लिमिटेशंस रही कि फिर हमको एक टेबल और बनानी पड़ी जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो फिलहाल तो हम आज बात करेंगे अचीवमेंट्स के साथ लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अचीवमेंट तो बहुत सारी थी, आपको देख चुके हो आप। उसने क्या किया था, बहुत सारे गैप छोड़े थे और प्रेडिक्शन दे दी थी कि एलिमेंट के बारे में कि हाँ भैया ये एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे, और वो हुए भी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी कि उसने बिना किसी की तो नहीं बोलूँगा, उसने अपना दिमाग लगाया कि यार ये एलिमेंट यहाँ पर डिस्कवर हो सकता है। उसने बाकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज देखी और उस बेस पे उसने प्रिडिक्ट किया कि हाँ यहाँ पर एक एलिमेंट आ सकता है। तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट बोली जाएगी उसकी। और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इसकी, देखो वन बाय वन देखते हैं क्या अच्छी अचीवमेंट थी। अगर आपने इसको देखने से पहले अगर आपको पिछले लेक्चर पक्का देखना पड़ेगा, बिकॉज बिना टेबल को समझे हुए आप अचीवमेंट के बारे में क्या जानते हो। फिर अब आपको टेबल ही मालूम नहीं है कि क्या था मेंडलीव क्लासिफिकेशन और क्या उसकी टेबल थी, तो आप क्या अचीवमेंट बताओगे उसके बारे में। तो उससे पहले आप उसको देखना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जो पहला अचीवमेंट है वो है हिज टेबल मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट इजी। अब ये तो आप सब जगह लिख सकते हो, जहां पर भी आपसे पूछे ना कि उसकी अचीवमेंट क्या थी या उसकी उसकी क्लासिफिकेशन में क्या अच्छाई थी, क्लासिफिकेशन क्यों किया। सिंपली हमारे पढ़ने में इजी हो, समझने में इजी हो, अंडरस्टैंड करने में इजी हो, तभी क्लासिफिकेशन किया गया था हर चीज़ का। तो यहाँ पर भी मेंडलीव ने अपना पीरियड टेबल बनाया, तो उस टेबल से क्या फ़ायदा हुआ, हमारे लिए एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इजी हो गया। जो एलिमेंट पहले एकदम मिसप्लेस्ड थे, मिसअरेंज थे, अब वो प्रॉपर तरीके से अरेंज हो गए। तो इसका मतलब यही हुआ कि हिज टेबल मेड द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इजी, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट इजी, एलिमेंट की केमिस्ट्री को उसने इजी कर दिया। तो ये अचीवमेंट तो आप सब जगह लिख सकते हो, चाहे कोई भी आ जाए। तो ये तो बड़ा ही कॉमन एक पॉइंट बन जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था। दूसरा जो हमारे पास इसका अचीवमेंट था वो ये था कि जब उसने एलिमेंट को अरेंज किया, प्रॉपर टेबल बनाई, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर जो एलिमेंट आया हुआ है वहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वजह से वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मास के बेस पर वो वहाँ पर आ रहे थे। तो मतलब क्या हुआ कि हिज टेबल कुड प्रिडिक्ट एरर्स इन द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल पर जो उनकी पोजीशन थी, उन्होंने वो देखी और उनको लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये पोजीशन जहाँ पर इनकी आ रही है वो वहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो उस बेस पे उन्होंने ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट का मास उन्होंने करेक्ट किया, चेंज किया। कि अज्यूम करो कि यहाँ पर हाइड्रोजन था, उसके नीचे लिथियम आना चाहिए था, लेकिन आ कौन गया, बेरिलियम। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बेरिलियम तो नहीं आना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी तो मैच करती नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाया उन्होंने, यहाँ पर बेरिलियम आ गया। तो ये नहीं आना चाहिए था, मतलब ये किसी वजह से कहीं और होनी चाहिए थी। तो पोजीशन कहीं और होने के लिए मास भी कुछ और होना चाहिए इसका, फिर तभी तो कहीं और पोजीशन होगी। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट के मास को चेंज किया, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का मास पहले 13.5 लिया गया था, उन्होंने उसको चेंज करके 9 किया। उन्होंने बोला कि इसका मास 9 होना चाहिए, बिकॉज इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है, तो इसका मास 13.5 ना होकर अप्रॉक्सीमेट 9 होना चाहिए। तो उन्होंने तो जस्ट उस टाइम पे स्टडी करके निकाला कि हाँ ये हो सकता है, और बाद में सही भी हुआ। तो उन्होंने इतनी डीप स्टडी की कि उन्होंने मास भी चेंज कर दिए, 13.5 से 9 कर दिया। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि आप कंफर्म कर पाओ कि हाँ कि ऐसा सही है या नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टडी बहुत की और स्टडी के बेस पे उन्होंने उसको चेंज कर दिया। औरों का बहुत सारे एलिमेंट का मास उन्होंने चेंज किया और सही पाया बाद में। जब बाद में और साइंटिस्ट ने भी फिर जब उससे वर्क किया तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सही, बेरिलियम का मास 9 ही होता है, 13.5 नहीं होता है। उससे पहले हम 13.5 मान रहे थे। तो जब उसने टेबल अपनी क्रिएट की, उस टेबल के बेस पे उन्होंने बोला कि बेरिलियम का मास 13.5 नहीं होना चाहिए भैया, कुछ तो गड़बड़ है। कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तब जाके इसकी पोजीशन बढ़िया जगह पे आएगी।
और वो सही बोला, तो ये इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड अचीवमेंट में इसकी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो जो थर्ड इसका अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। यानी उन्होंने कुछ एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर दिया कि एलिमेंट इन फ्यूचर डिस्कवर होंगे। ऐसा क्या किया उन्होंने, समझो इस बात को। मान लो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है ये, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, देन सो ऑन, यहाँ पे सिलिकॉन है, देन सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम है। यहाँ पर एक एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ पर भी एक एलिमेंट आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर गैप छोड़ दिया और उसके बाद अगला एलिमेंट रख लिया, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे वाला जर्मेनियम होता है वैसे, सिलिकॉन के नीचे वाला गैलियम, यहाँ पर जर्मेनियम आता है। फिलहाल छोड़ो इस बात को, उन्होंने यहाँ पर गैप छोड़ दिया, इसमें एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ था। उसके बाद आगे के एलिमेंट को उन्होंने सेम रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो रखते गए, यहाँ भी रख लिया, यहाँ भी रख लिया, यहाँ भी रख लिया। अब उन्होंने गैप छोड़ दिया, मतलब इन फ्यूचर एलिमेंट डिस्कवर होंगे और उनको मैं यहाँ पर रख लूँगा। अगर वो क्या करते, यहाँ पर गैप नहीं छोड़ते और उसको उठा के यहाँ रख लेते, ठीक है, इसको वाले एलिमेंट को उठाकर यहाँ पे रख लेते और बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर होता तो फिर से कहाँ रखते, फिर तो पूरी टेबल गड़बड़ जाती। फिर तो आप इसको यहाँ से खिसका के उधर करते और उस नए एलिमेंट को यहाँ पर रखते, तो पूरी की पूरी टेबल गड़बड़ा जाती। तो उन्होंने क्या किया ना, दिमाग लगाया कि यार एल्यूमिनियम के बाद का जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज ऐसे ऐसे होंगी, उसका मास ऐसे ऐसे होगा, लाइक इसका मास 27 होता है तो इसका मास कुछ ऐसा आएगा, कुछ ये होगा, कुछ वो होगा। उन्होंने खूब सारे स्टडी किए इस पर और बोला कि ठीक है मैं यहाँ पर गैप छोड़ देता हूँ, और गैप वाले एलिमेंट को नाम भी दिया उन्होंने, ठीक है। क्या बोला देखो उन्होंने, while arranging the element he left some gaps for the undiscovered element। ये एलिमेंट अनडिस्कवर है, ये एलिमेंट मान लो अनडिस्कवर्ड। he predicted the properties of these undiscovered element on the basis of their position। उनकी पोजीशन के बेस पे वो एल के नीचे आ रहा है, सिलिकॉन के नीचे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, उनके बेसिस पे उसने प्रॉपर्टीज को बता दिया कि प्रॉपर्टीज कुछ कुछ ऐसी होंगी, क्या मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, डेंसिटी इतनी होगी, बहुत सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। और उनका नाम भी दे दिया उन्होंने, नेम द एलिमेंट बाय प्रीफिक्सिंग संस्कृत न्यूमेरल एका टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। यानी इस एलिमेंट का नाम उन्होंने क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट है उसके नेम के आगे एका लगा दोगे, मतलब इसका नाम होगा एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका नाम एका एल्यूमिनियम है, क्योंकि डिस्कवर नहीं हुआ है, अब नाम भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम के जस्ट बाद वाला, एक बाद वाला, उसके लिए एका वर्ड यूज किया। एका वैसे संस्कृत न्यूमेरल होता है, एका मतलब होता है 1, एक। एका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के एक बाद वाला एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट कौन सा, एल्यूमिनियम के एक बाद वाला। जैसे इसका नाम क्या होगा फिर, एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। क्या मतलब हुआ इसका मतलब फिर कि सिलिकॉन के जस्ट एक बाद वाला, लिखा है ना यहाँ पर, नेम देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमेरल एका टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। उसी ग्रुप की जो पहला एलिमेंट है उसके नेम के आगे एका लगाकर उसका नाम रख दिया गया। तो मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट है उसको क्या बोला उन्होंने, एका एल्यूमिनियम। जो यहाँ पर एल्यूमिनियम एलिमेंट है उसको क्या बोला, एका सिलिकॉन। और इन फ्यूचर बाद में बहुत सालों के बाद एलिमेंट डिस्कवर हुए और इसी एका एल्यूमिनियम को हम आजकल बोलते हैं गैलियम, इसी एका सिलिकॉन को हम बोलते हैं आज का जर्मेनियम। मतलब उन्होंने एका एल्यूमिनियम बोला था बाद में, और इसकी जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो ऐसा ही एलिमेंट डिस्कवर हुआ, बिल्कुल ऐसा ही जैसे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। लेकिन बाद में उसका नाम क्या रखा गया, गैलियम रखा गया। एका सिलिकॉन का नाम क्या रखा गया, जर्मेनियम रखा गया। तो हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट का उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने क्या नाम दिया और बाद में उनका नाम क्या रखा गया। जैसे कि एका एल्यूमिनियम को बाद में गैलियम बोला गया, ठीक है। तो ये टेबल मैंने बताया था आपको, टेबल में गैप छोड़ा था उसने, मैंने ये बात तो वहीं बता दी थी आपको पिछले वाले लेक्चर में। अब यहाँ इनको हम लिख भी लेते हैं, तो ध्यान से देखो इसको। ये एलिमेंट्स हैं जो मैंडेट ने प्रेडिक्ट किया, उनके लिए गैप छोड़ा, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन और एका सिलिकॉन, एका बोरॉन। मतलब जहाँ पर एल्यूमिनियम होगा उसके जैसे नीचे वाला गैप छोड़ दिया, उसको बोल दिया एका एल्यूमिनियम।
जहाँ पे सिलिकन होगा उसके जस्ट नीचे वाला छोड़ दिया उसको बोला गया इका सिलिकन, और जहाँ पे बोरॉन था उसके जस्ट नीचे वाला छोड़ दिया उसको बोला इका बोरॉन। ठीक है, इनके बारे में पूरा पूरा बता देंगे, प्रॉपर्टी ऐसी होंगी वैसी होंगी, ये होगा वो होगा। और इन बाद में जब ये इका एल्यूमिनियम के बारे में जब डिस्कवरी हुई उस एलिमेंट की, तो उसको बोला गया गैलियम। क्या बोला गया उसको? गैलियम। इसका सिंबल क्या होता है? Ga। इका सिलिकन उसने बोला था बाद में, और इसकी प्रॉपर्टी बताई थी जो, वैसा ही एलिमेंट डिस्कवर हुआ जैसा कि उसने बताया था इसके बारे में, उसको बाद में बोला गया जर्मेनियम। क्या बोला गया? जर्मेनियम। सिंबल इज Ze। इका बोरॉन, उसने बोला था कि बोरॉन के नीचे वाला एलिमेंट अनडिस्कवर्ड है, लेकिन मैंने इसके बारे में बता दिया, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी, मेल्टिंग पॉइंट ऐसा, बॉइलिंग पॉइंट ऐसा, सो ऑन। बाद में वैसा ही एलिमेंट डिस्कवर हुआ जैसा इसने इसके बारे में बताया था, उसको बाद में क्या बोला गया? स्कैंडियम। क्या नाम दिया गया इसको? स्कैंडियम नाम दिया गया, Sc। अब उसका एक प्रॉपर्टी ये भी देख लेते हैं जो उसने प्रेडिक्ट की थी, देखो चेक कर लेते हैं इसके पहले। उसने इका एलिमेंट के बारे में ये सब बताया, एटॉमिक मास 68 बोला उसने, इसका मास 68 के आसपास होगा। इका एलिमेंट समझ रहे हो ना आप? एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे वाले को गैप छोड़ा, उसको नाम इका एल्यूमिनियम रख दिया, और उसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर दिया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी या कैसे होंगी। ठीक है, तो उसने बोला एटॉमिक मास 68 आएगा लगभग, डेंसिटी 5.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, मेल्टिंग पॉइंट लो, ऑक्साइड्स E2O3, मतलब एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, इसको E मान लो, चलो इसको मैं E लिख देता हूँ अभी। तो जो इसका ऑक्साइड बनेगा एक का एल्यूमिनियम का, वो E2O3 बनेगा, इस टाइप का बनेगा, मतलब 2 लेने पड़ेंगे आपको ये। और क्लोराइड क्या बनेगा इसका? ECl3। चलो अब बाद में जो गैलियम डिस्कवर हुआ उसकी प्रॉपर्टी मैच करते हैं, देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, क्या ऐसी ही थी या कुछ चेंजेस थे। तो देखो ध्यान से, उसने प्रिडिक्शन दी थी मास 68 होना चाहिए, मास 69.7 आसपास पहुंच गया, बिल्कुल सही। डेंसिटी उसने इसकी प्रिडिक्ट की थी 5.9 ग्राम पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब, 5.94 ही आई, देखिए। मेल्टिंग पॉइंट लो बोला, कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट? माइनस नहीं है, ये डैश लगा था मैंने। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 30.2 डिग्री सेल्सियस, लो ही है। ऑक्साइड का फॉर्मूला E2O3, 2 आना चाहिए, देखो Ga2O3, गैलियम का जो ऑक्साइड था, गैलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ga2O3। उसने बोला जो इसका क्लोराइड होगा वो ECl3 इस टाइप का होगा, देखो GaCl3 इस टाइप का है, तो मतलब प्रिडिक्शन एकदम सही। तो ये था इसका प्रिडिक्टेड वाले एलिमेंट्स, और जो बाद में डिस्कवर हुए उनका नाम लिखा गया। और उसका मैंने आपको पहला एग्जांपल दे दिया कि उसने इका एल्यूमिनियम के बारे में क्या क्या प्रिडिक्शन दी थी, और जब बाद में वैसा ही एलिमेंट डिस्कवर, उसको हमने गैलियम बोला, क्या वो सेम प्रॉपर्टीज थी? यस, लगभग लगभग प्रॉपर्टीज सेम थी। तो ये इसकी थर्ड अचीवमेंट हो जाती है। इसकी लास्ट अचीवमेंट देखते हैं, इसको फटाफट नोट कर लेना आप। इसकी जो लास्ट अचीवमेंट है वो पोजीशन ऑफ नोबल गैस। अब ये क्या मतलब है इसका? देखो जो मेंडलीव की टेबल जो हमने पढ़ी है, हाल ही पिछले लेक्चर में पढ़ी थी हमने, वहाँ पर नोबल गैस का नामो निशान कहीं पर भी नहीं है, हमने लिखा ही नहीं है। तो अब ये यहाँ कैसे अचीवमेंट में आ गया? ये इसलिए आया कि अगर वो एटॉमिक मास के बेस पर रखता तो कहीं ना कहीं बीच में हो सकता है कि लिथियम के साथ कोई नोबल गैस आ जाती, पोटेशियम के साथ कोई नोबल गैस आ सकती थी, सिलिकॉन के साथ कोई नोबल गैस आ सकती थी बिकॉज ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, तो ऐसा होने पर तो गड़बड़ हो जाता, पहली बात। दूसरी बात कि ये नोबल गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई हैं, बहुत लेटर डिस्कवर हुई, बहुत बाद में डिस्कवर हुई, जब मेंडलीव ने टेबल क्रिएट की थी। तो उसके टेबल में जितने भी ग्रुप थे, लास्ट में हमने एक ग्रुप और बना दिया, लास्ट में उसके पास 7th 8th ग्रुप जितने भी थे, तो लास्ट में उसने एक जीरो ग्रुप बना दिया बाद में उसमें। और उस जीरो ग्रुप में यहाँ पर जो उसके ग्रुप थे 1 2 3 4 5 6 7 8 so on, यहाँ तक थे। अब उसने क्या किया, एक जीरो ग्रुप बना दिया, इसमें सारे के सारे क्या रख दी गई? नोबल गैसेस रख दी गई। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमें इस टेबल में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी पड़ी। तो ये भी इसका अचीवमेंट बोला जाएगा कि बिना इस ऑर्डर को, बिना हमने कोई डिस्टर्ब किए हुए, इस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए एक अलग से ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में हमने सारे के सारे नोबल गैस को रख दिया, जिससे कि इस टेबल में कोई भी खराबी नहीं आई। अगर ये गैस को उठा के कहीं यहाँ बीच में रखते हैं हम कहीं,
तो पूरा का पूरा एक गड़बड़ा जाता, सबका नंबर चेंज हो जाता, उसके बाद पोजीशन चेंज हो जाती। तो ये भी इसका अचीवमेंट होगा कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए नोबल गैसेस, उसके लिए सबसे लास्ट में एक ग्रुप रख दिया गया, 0 ग्रुप, और वहाँ पर ही सब नोबल गैस को प्लेस कर दिया गया, जिससे कि इसके ऑर्डर में कोई भी गड़बड़ी नहीं आई। तो ये हैं इसके अचीवमेंट्स, 3-4 अचीवमेंट। फोर्थ अचीवमेंट थी आपकी ये प्रिडिक्स पोजिशन ऑफ द नोबल गैसेस। तो ये इसकी अचीवमेंट हो गई। पहली अचीवमेंट क्या थी, वही स्टडी, इजी कर दिया, पर बहुत सिंपल सा, मास में करेक्शन किया। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पोजिशन ऑफ द नोबल गैसेस भी इसमें एक अचीवमेंट के अंदर आएगा। अब आज की लिमिटेशंस के अंदर आते हैं कि लिमिटेशंस क्या थी इसकी। सो जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। ये तो अभी भी लिमिटेशन ही है, ये भी अभी भी ड्रॉबैक है कि जो अभी हमारे पास टेबल है उसमें जो हाइड्रोजन है वो रखी गई है मेटल्स के साथ। इवन हाइड्रोजन इज नॉन मेटल एंड गैस है, तो अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन तब भी प्रॉब्लम थी। तब क्या प्रॉब्लम थी कि जो हाइड्रोजन है इट रिजेंबल विथ ग्रुप फर्स्ट ए। किसका फर्स्ट ए? मेंडलीव की टेबल का जो ग्रुप फर्स्ट ए है उसमें कौन आते हैं? एल्कली मेटल्स आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये आते हैं। वो इससे भी मैच करता है। और ग्रुप 7th ए जिसके अंदर आते हैं हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उससे भी मैच करता है। मतलब जो हाइड्रोजन है उसकी प्रॉपर्टी इससे भी मैच करती है, उसकी प्रॉपर्टी इससे भी मैच करती है। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इससे मैच क्यों करती है, कैसे कर रही है। तो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ सोडियम को, कंपाउंड ऑफ सोडियम किसके साथ? विथ ऑक्सीजन, विथ सल्फर एंड सो मैनी। तो व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे विल फॉर्म H2O। व्हेन हाइड्रोजन एंड सल्फर कंबाइन दे विल फॉर्म H2S। तो ये बने कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब वही कंपाउंड ऑफ सोडियम बनाते हैं ऑक्सीजन और सल्फर के साथ। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मूला Na2। विथ सल्फर Na2S। आप वैलेंसी चेक करके बना सकते हो। तो देखो सेम टाइप के फॉर्मूले, 2O 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 2S, देखो 2O 2S यहाँ भी आ रहा है, 2O 2S यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी सिमिलर विथ एल्कली मेटल है। अब दूसरी क्या प्रॉपर्टी? सिमिलरिटी विथ हेलोजन। इनके साथ कैसे सिमिलरिटी है ये भी देख लेते चलो। नंबर 2, सिमिलरिटी विद द हेलोजन के साथ किस तरीके से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन कैसे सिमिलर है। तो सिमिलरिटी विथ हेलोजन क्या है? देखो बोथ आर डायटोमिक। हेलोजन भी डायटोमिक होता है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक होता है। हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, हमेशा H2 के फॉर्म में होता है। वैसे ही फ्लोरीन भी F2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन सिमिलर है हेलोजन के साथ, बिकॉज बोथ आर डायटोमिक। हाइड्रोजन इज ऑल्सो डायटोमिक एंड हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी क्या होते हैं? डायटोमिक। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हेलोजन से भी मैच करती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी एल्कली मेटल के साथ भी मैच करती है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी हो जाता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। तो पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। अब दूसरी लिमिटेशन पे आते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। जो दूसरी लिमिटेशन है मेंडलीव की वो है एनोमैलस पेयर। एनोमैलस पेयर क्या होता है कि इन सम प्लेसेस, किसी किसी जगह पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था किसमें, जब हम टेबल बनाई थी मेंडलीव की। तो उस केस पर जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मुझे मालूम है कि जो कोबाल्ट है उसका मास होता है 58.93, इज प्लेस्ड बिफोर निकिल। निकिल से पहले कौन आ गया? कोबाल्ट। उसके बाद कौन आ रहा है? निकिल। तो इसका मास 58.93 होता है और इसका मास होता है 58.71। तो पहले तो ये आना चाहिए, उसके बाद फिर ये आना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो इस बेस पर इस पेयर को हम बोलेंगे दिस इज एनोमैलस पेयर, कि इस पेयर में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं हो रहा, यानी कुछ ऐसा आया होगा। कोबाल्ट के बाद कौन आया होगा? निकिल। बल्कि होना क्या चाहिए था? निकिल के बाद कोबाल्ट आना चाहिए था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। तो इस पेयर को क्या नाम दिया गया? एनोमैलस पेयर। सिंपल वर्ड में कि सम प्लेसेस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास वाज नॉट फॉलोड, तो दीज पेयर्स आर एनोमैलस पेयर। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकिल वाले केस पर हम कह सकते हैं कि ये एनोमैलस पेयर है, बिकॉज कोबाल्ट पहले आ रहा है, इसका मास ज़्यादा है, और निकिल बाद में इसका मास कम है।
क्योंकि ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था। तो दिस पेयर, जो एक पेयर बना है, इस पेयर को हम बोलेंगे इट इज एनोमैलस पेयर। तो हमारे पास दो लिमिटेशंस हो गई। इसकी तीसरी लिमिटेशन, लास्ट लिमिटेशन ले लेते हैं, दैट इज पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। वो क्या है? सो जो लास्ट मेरे पास लिमिटेशन है वो है पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। अब व्हाट आर आइसोटोप्स? आप जानते हो कि सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। लाइक द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? 1H1, 1H2 एंड 1H3। नंबर सबका सेम है, देखो 1 1 1, बट मास 1 है, मास 2 है, मास 3 भी है। इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। अब अज्यूम करो कि अगर हम मेंडलीव की क्लासिफिकेशन देखें तो पहले हाइड्रोजन आता है, उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे, इसके नीचे आता है लिथियम। तो हाइड्रोजन जो यहाँ पर रखा गया है उसका मास तो 1 भी होता है, उसका मास 2 भी होता है, इसका मास 3 भी होता है। मतलब सेकंड वाली पोजीशन पे भी हाइड्रोजन आएगा, थर्ड वाली पोजीशन पे भी हाइड्रोजन आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे आ जाएगा फिर तो ये। तो एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर अगर हम करें तो फिर हम आइसोटोप्स को कोई भी पोजीशन नहीं दे पाएंगे। अगर नंबर के बेस पे करें तो दे देंगे, देखो इसका नंबर भी 1 है, इसका नंबर भी 1 है। अब छोड़, अगर अज्यूम करो कि हम क्या करें, हम मास के बेस पे रखते ही नहीं है, चलो हम एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज करते हैं। तो पहले कौन आया? हाइड्रोजन। तो इसका जो पहला आइसोटोप है उसकी पोजीशन क्या होगी? नंबर 1 पे होगी। इसकी पोजीशन भी कहाँ पर होगी? नंबर 1 पे होगी। इसकी पोजीशन भी कहाँ पर होगी? नंबर 1 पे होगी। कब? अगर हम उनको एटॉमिक नंबर के बेस पर रखें। नीचे वाला नंबर होता है नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1, ऊपर वाला मास होता है 1 2 3। तो नंबर के बेस पे तो पहली ही पोजीशन बनती है, लेकिन मेंडलीव ने तो मास के बेस पे रखा हुआ है। तो मतलब जिसका मास 1 है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद 2 मास वाला आएगा, उसके बाद 3 मास वाला आएगा। हम कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पर ये आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए होंगे, सिंपल सी बात, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करता हो। तो आइसोटोप डिस्कवर ना होने की वजह से उसने टेबल सही बनाई थी, लेकिन बाद में ये वाला आइसोटोप डिस्कवर हो गया। अब कहाँ रखो भैया? यहाँ तो एलिमेंट ऑलरेडी रख दिए गए हैं। कहाँ रखोगे इसको? अब यहाँ तो ऑलरेडी एलिमेंट रख दिए गए हैं। इसको कहाँ रखोगे? यहाँ तो एलिमेंट और ऑलरेडी रख दिए गए हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मेंडलीव की जो टेबल है वहाँ पर आइसोटोप्स के लिए पोजीशन नहीं है, फिर बनती ही नहीं है पोजीशन। बिकॉज देखो मैं लिखा भी है कि अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव क्लासिफिकेशन आइसोटोप्स शुड बी प्लेस्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। एग्जाम्पल फॉर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3, ये 3 आइसोटोप हाइड्रोजन के शुड बी प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट पोजीशन। 3 अलग अलग पोजीशन पे आने चाहिए। तो एक ही एलिमेंट को आप 3 जगह रख दोगे तो गड़बड़ हो गई फिर तो ये। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि मेंडलीव का जो टेबल है वो आइसोटोप्स के बारे में कंफर्म नहीं करता है। वो बताता नहीं कि कहाँ रखेंगे इसको। फिर हम इन फ्यूचर और एलिमेंट के भी आइसोटोप डिस्कवर होंगे, कार्बन का होगा, O का होगा, उसे कहाँ रखोगे आप? फिर उसी टेबल में घुसाओगे तो फिर तो एक एलिमेंट 2-3 जगह आ जाएगा। इसलिए तो हमने जो अब बनाया वो नंबर के बेस से बनाया था। तो ये हो जाता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी कंप्लीट, कि हम मेंडलीव की टेबल के अंदर आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता सकते कि उनको कहाँ रखा जाए। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1 वाला भी होता है, मास 2 वाला भी, मास 3 वाला भी। तो एक ही एलिमेंट 1 2 3 शुरू की 3 जगह तो यही ले लेगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक ही एलिमेंट 3 जगह आ जाए। तो इस वजह से इसके टेबल पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप कोई फिक्स्ड नहीं है। तो ये हो जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन कंप्लीट। इसको एकदम बढ़िया से नोट भी मैंने बनाए हुए हैं। 3 लिमिटेशंस हो गई इसकी, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि उसकी टेबल क्या थी, तो ये यहाँ पर खत्म हो जाता है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। बहुत मेहनत की इसने, तभी इसको हम फादर ऑफ क्या बोलते हैं? फादर ऑफ टेबल बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। इतनी सारी मेहनत की थी इसने, कुछ गलतियाँ आई तो उसी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अब जो हम यूज करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसके बारे में पढ़ेंगे, और वही आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये तो आपका बेसिक्स हैं, पुरानी चीज़ें हो गई सबकी सब। जो अब हम यूज करते हैं टेबल, जो आपके बुक में बनी होती है, जिसके बेस पे आप सब कुछ बताते हो, वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लेना, समझ लेना, ठीक है? तब तक के लिए